जी गिरीश भाई, आपने सही कहा। वो पुराना एक गाना था मनोज कुमार की फिल्म का, जय बोलो बेईमान की जय बोलो, कि वो उसके अंदर काफी लाइनें भी आती हैं। तो अभी वही हो रहा है, तो यहाँ तो ठग ही ठग नजर आ रहे हैं आजकल। सुनील भाई, मैं आपके पास आता हूँ। आपने गिरीश जी की बात भी सुनी, और जो हो रहा है, हितेश पांड्या हो, जय सीतापरा हो, त्रिलोक सिंह हो, और ललित ग्रैंड होटल में ठहरते हैं साहब। इनके वहां पे पेमेंट कौन करता है, बंदोबस्त कौन करता है, कौन इनके मूवमेंट्स अपना करता है। और जेड प्लस सिक्योरिटी वालों को तो एक एक मूवमेंट जो है लॉग बुक के अंदर नोट रहता है, जो मेरी जानकारियां हैं अपनी। एक एक मिनट की ये कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है। क्योंकि वो उनकी उनकी परमिशन के बिना वो कुछ एक्टिविटी या किसी से मिल नहीं सकता जेड प्लस वाला। तो जेड प्लस वाले के लिए रेस्ट्रिक्शंस बहुत सारी हैं एक्चुअली। लेकिन यहाँ तो साहब एक आदमी घूमता है, लाल चौक पे फोटो खिंचाता है, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर तक पहुंच जाता है, वहां फोटो खिंचाता है, इंस्टाग्राम पे पिक्चरें डाल रहा है, सोशल मीडिया को पिक्चरें डाल रहा है। अजीब सी बात है साहब। ये तो, इसका जिम्मेदार कौन है सर? प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं या गृह मंत्री जिम्मेदार हैं? आखिरकार इसकी जिम्मेदारी कोई तो लेगा। ये नहीं होना चाहिए कि इतना होने के बाद इसकी जिम्मेदारी कोई ना ले, और उसको सिर्फ एक छोटी मोटी घटना या एक फॉक्स पॉस या एक तरह से आई गई बात कह के इसको निकाल दिया जाए। देयर इज समथिंग डीपली रॉन्ग, एंड समबडी शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल आउट ऑफ दीज टू मेन ऑफिसेस। सुनील शुक्ला जी। दिनेश जी धन्यवाद। निश्चित रूप से इसकी जिम्मेदारी किसी न किसी के ऊपर निर्धारित की जानी चाहिए। कितनी बड़ी लापरवाही क्यों हुई और कैसे हुई। और ये सामान्य बात नहीं है। अगर आप अति सुरक्षित इलाके में पहुंच जाएं, वहां फोटो खींच लें और उसको सोशल मीडिया पे पब्लिक डोमेन में उसको आप डाल दें, यह बहुत गंभीर विषय है। और साथ ही सुरक्षा के जो तमाम मानक हैं और जो सुरक्षा संबंधी प्रक्रिया है, जिस तरीके से जिस निर्लज्जतापूर्वक उल्लंघन किया गया, यह बहुत बहुत एक चिंता का विषय होना चाहिए। लेकिन ये होता क्यों है दिनेश जी? सवाल है कि जी, अगर हम लोग बात करते हैं ना कि अगर आप मैकेनिज्म डेवलप करने के बजाय, कोई संस्थागत व्यवस्था डेवलप करने के बजाय व्यक्तिपरक अगर व्यवस्था का संचालन करते हैं, तो इस तरह की समस्याएं आपके पास हमेशा आएंगी। दुर्भाग्य से हमारे देश में स्थिति वही है। कोई व्यक्ति सीबीआई का अफसर बन करके क्यों हमको डरा लेता है? क्योंकि सीबीआई को एक डरने वाली संस्था के रूप में निरूपित कर दिया गया कि सीबीआई के किसी अफसर से आप पंगा मत लीजिए, उसको संतुष्ट रखिए, उससे कोई बात मत कीजिए। अगर जो कह रहा है उसको सुन लीजिए, उसके अनुकूल आप कार्रवाई कर दीजिए। तो हम आप ये भी कब पूछने की हिम्मत नहीं करते हैं सामान्य आदमी कि अगर तुम बता रहे हो कि मैं सीबीआई का अफसर हूं तो अपना आई कार्ड दिखाओ। हम यह भी नहीं पूछने की हिम्मत करते हैं कि अगर किसी घर में कोई पुलिस का दस्ता पहुंच गया कि हम आपके घर की तलाशी लेंगे, तो कोई ये हिम्मत नहीं करता कि ठीक है तुम तलाशी लो, मुझे सर्च ऑपरेशन का वारंट दिखाओ। क्योंकि अजीब किस्म का एक माहौल बना दिया गया देश में कि पुलिस से मत पंगा लीजिए, बड़ी भयानक चीज है ये। सीबीआई से मत पंगा लीजिए, अभी बड़ी डरावनी चीज है। ईडी के अफसर से बात मत कीजिएगा, आपका सात पुस्त खंगाल देगा। तो एक इस तरह का माहौल बनाया गया, तो जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए थी संस्थाओं के कामकाज में, वो गायब है। अगर कोई कहता भी है कि साहब मैं प्रधानमंत्री कार्यालय का सचिव हूं, बहुत अच्छी बात है, कोई भी हो सकता है। लेकिन उसको क्रॉस चेक कौन करे? प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में फोन कौन करेगा? ये जो डर का माहौल बना रहता है, ये सबसे बड़ा कारण है कि इस तरह के ठग पैदा हो जाते हैं। अगर कोई जाए और कहे कि साहब मैं प्राइम मिनिस्टर कार्यालय से आया हूं, बहुत अच्छी बात है, आप आए हुए हैं, सर अपना यहाँ आई पे मैं कार्ड एक बात दिखाइए। कहना सर मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो मेरा अपना अनुभव है व्यवस्था का। मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता उसके ऊपर, लेकिन मैं कुछ कहना चाहूंगा। जो जेड प्लस सिक्योरिटी होते हैं, जितने भी हमारी संस्थाएं होती है, सिक्योरिटी फोर्सेज होती है, उनके पास उनकी लिस्ट होती है सर। जैसे सीआईएसएफ के पास, जैसे गिरीश भाई ने बात की, जो एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए और बाकी जगह की सुरक्षा के लिए है, उनके पास जेड प्लस सिक्योरिटी की लिस्ट होती है। उनके पास उससे नीचे के लेवल की जो सिक्योरिटी किस किस को प्रदान की गई उसकी लिस्ट होती है। दे हैव टू ऑथेंटिकेट इट सर, ऐसी बात नहीं है। और जो उनको एस्कॉर्ट कर रहे हैं उनके पास लेके जाते हैं कि जेड प्लस है, और इनको वहां पे सिक्योरिटी से एग्जम्पशन है यहाँ पर। तो एग्जम्पशन लिस्ट होती है अलग अलग किस्म की, 3-4 किस्म की। मुझे समझ में नहीं दिनेश जी, आता कि एक आदमी आपने आर्मी के अंदर जा आप रहा है सब कुछ, और वो एग्जम्पशन लिस्ट को अपना चेक नहीं करते वहां पर। आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन होता क्यों? जैसे कि मान लीजिए कि आप इससे अतर एक मैं सामान्य बात आपसे कर रहा हूं। एयरपोर्ट पर बिना सुरक्षा जांच के आप जा नहीं सकते, सामान्य नियम यही है।
इसके अलावा एक अलग गैलरी बनी रहती है जिनको सुरक्षा जांच से छूट दी गई है। बिल्कुल। ये दुनिया किसी कोने में नहीं होता। अब जब सुरक्षा जांच की छूट की कैटेगरी आपने दे दिया और वहां पे एक आदमी जाके कहता है कि साहब मैं फला जगह से आया हूं, तो उसको बिना जांच के आप अंदर अलाउ कर देते हैं। अगर वो सब कुछ ठीक ठाक बीत गया बहुत अच्छी बात है, नहीं बीता तो एक तरह की नई समस्याएं आती हैं। इस तरह की व्यवस्थाएं क्यों होती हैं? अगर 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 कोई, आपने कहा कि साहब सबके पास लिस्ट है, अगर आप किसी जेड कैटेगरी व्यक्ति से वाले सुरक्षित व्यक्ति से आप मिलने जाते हैं तो उसके पास ऑलरेडी सुरक्षा एजेंसियों की लिस्ट दी जाती है कि ये इतने ही लोग जाएंगे वहां, प्रधानमंत्री को एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए इतने ही लोग जाएंगे, इनकी एक लिस्ट है, इनके अलावा कोई व्यक्ति नहीं जाएगा। उसी में कोई चौथा आदमी पैदा हो जाता है कि साहब ये फला ऑफिस के महामहिम है, ये कह रहे हैं फलाने आदमी को, इनको आने दीजिए। अब आप मान जाते हैं इसको, क्योंकि संस्थागत व्यवस्था नहीं है। एक संस्था के आपने नियम बना दिया कि ये लिस्ट है तो लिस्ट है, इसमें संशोधन करने कि किसी को जोड़ने घटाने का अधिकार किसी को नहीं है। यह पूरी तरह से व्यवस्था वो नहीं रहे। व्यक्तियों का हस्तक्षेप बहुत है हमारे आपके सिस्टम में। आप जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सैद्धांतिक रूप से सही है, लेकिन अगर यही नियम रहे, इसमें किसी व्यक्ति का हस्तक्षेप ना हो, कोई गड़बड़ी नहीं होगी। और आपके पास क्रॉस, अगर मान लीजिए कोई हो सकता है, यह स्वाभाविक सी बात है कि आपने एक लिस्ट तैयार की, उसमें किसी व्यक्ति का नाम होना चाहिए था, गलती से टाइपिंग से वो छूट गई, तो उस व्यक्ति को संबंधित व्यक्ति से पूछने का अधिकार होना चाहिए कि साहब आप ये फला व्यक्ति आए हुए हैं, ये अपने आप को आपका प्रतिनिधि बता रहे हैं, इनको जाने देना है कि नहीं जाने देना है। लेकिन ये ताकत ही आपने किसी को नहीं दी। अगर आपने किसी को फोन कर दिया तो सर आप तुमने मुझको फोन कैसे कर दिया, यह हिम्मत तुम्हारी कैसे पड़ गई? ये होता है ना कि हमारे ऑफिस में, फलाने के ऑफिस में फोन करने की हिम्मत आपकी कैसे हो गई? यह जो एक माहौल बना दिया जाता है, यह सबसे बड़ा कारण है कि इस तरह से भय पैदा करने, माने भय पैदा करके कि जो एक परिवेश तैयार किया गया है, जिसके कारण से ये ठग पैदा हो जाते हैं। अगर किसी घर में कोई सीबीआई का अफसर गया और वह व्यक्ति उससे ये नहीं पूछ, उसके अंदर इतना डर पैदा हो गया कि बाप ये सीबीआई कहां से आ गई, तो अब ठग जाए, चाहे असली जाए चाहे नकली जाए, लोग उसके झांसे में आ जाते हैं। अगर उसके पास एक नागरिक को अधिकार हो कि आप पहले मुझे अपना आई कार्ड दिखाइए, मेरे यहाँ आने का कोई अदालती आदेश, शासकीय आदेश दिखाइए, तब आप मुझसे बात कर सकते हैं, नहीं तो मेरे घर के बाहर रहिए। इतने कहने का साहस आपने अपने नागरिकों को दिया ही नहीं। एक नागरिक बोध, एक नागरिक जिम्मेदारी आपने पैदा ही नहीं किया। एक अलग तरह के अंधविश्वासियों का माहौल आपने बना दिया और संस्थाओं के प्रति एक अलग तरह का डर पैदा कर दिया। हम बड़े फक्र से कहते हैं कि साहब शासन इकबाल से चलता है। इकबाल का मतलब क्या होता है? डर से चलता है। पुलिस का डर नहीं रह गया। लोग कहते हैं ना, क्या लगता है कि पुलिस का डर नहीं रह गया। अरे डर किस बात की? आप उस संस्था के प्रति आपने एक तरह का सम्मान नहीं पैदा होने दिया, लोगों में एक नागरिक बोध नहीं पैदा होने दिया, और इस तरह के माहौल बनते चले गए। अगर आपके पास, मुझे याद है कि एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मैं बैठा था, मेरा वहां पे स्टॉप ओवर था करीबन 8 घंटे का। दिनेश जी जो सिक्योरिटी का आदमी था, उसके बैठने के लिए एक स्टूल तक नहीं थी, वो 8 घंटे केवल चलता रहा, कहीं बैठा नहीं हो। हमारे यहाँ क्या है, किसी जगह चले जाइए आप, जो सिक्योरिटी वाला चुपचाप बैठा हुआ, इत्मीनान से अपना खैनी उनी बना के खा रहा है, कोई सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। एक संस्थागत व्यवस्था जो पैदा करने की बात होती है, दायित्व बोध पैदा करने की जो स्थिति है वो नहीं होती, और ये ठग बनते चले जाते हैं। और छोटा मोटा आदमी अपनी छोटी मोटी चीजों के लिए ठगा जाता है। बड़े बड़े लोग जो बड़े काबिल अपने आप को बनते हैं वो ठग लिए जाते हैं। ये कौन ने जो एक ठग पकड़ के अभी तिहाड़ जेल में है, उससे किसको ठगा? उससे दिनेश जी को थोड़ा ठगा है, उससे गिरीश जी को थोड़ा ठगा है। जिनके पास कोई पहुंच नहीं सकता वो उसके हाथों ठगे गए हैं। ये केवल यही है कि आप हमारे आपके सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति, और मुझे लगता है कि कोई ना कोई व्यक्ति इसके पीछे है। सामान्य व्यक्ति कोई हाथ नहीं रख सकता उस इलाके में। अगर आप जाइए तो वहां श्रीनगर की स्थिति ही देख करके लगता है कि भाई यहाँ कोई पंगा रिस्क नहीं ले सकता। लेकिन कोई ना कोई, मुझे लगता है कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जो बाद में पता चलेगी, या उस चीज को सामने नहीं आने दिया जाएगा। जी, ठगों की स्थिति आप पहले क्यों नहीं होते थे? आप आजादी के बाद की स्थिति याद कीजिए ना। आजादी के बाद के दिनों में इतने ठगे की घटनाएं नहीं हुई। जिन 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 धार्मिक नेताओं के नाम पर लोग ठगी कर लेते हैं, उस तरह के लोग भी नहीं पैदा हुए, क्योंकि एक अलग तरह का, एक अलग जागरूक किस्म का हमारे देश में माहौल था। आजादी की लड़ाई से हम लोग तत्काल बाहर निकले थे और अपने हक के लिए और अपने अधिकारों के लिए लड़ने का और जूझने का एक मादा लोगों के बीच में था। इसलिए अनायास वो किसी की झांसी में नहीं आ जाते थे।
बाद में उस जागरूकता को धीरे-धीरे कुंद करने की कोशिश की गई कि आप अपनी बात को मत कीजिए। आप चीज़ों से डरिए। आप किसी से सवाल मत पूछिए। यह जो धारणाबंदी चली गई, इस वजह से इस तरह के ठगों की संख्या बढ़ती चली गई। और कई बार ये भी होता है कि इस तरह के ठगों को लोग संरक्षण भी देते हैं। बड़े पैमाने पर संरक्षण मिल जाता है। अब वो था जो अभी जाकर नेपाल में गिरफ्तार हुआ था, कितने लोगों की उसने हत्याएँ की। नटवर लाल के अलावा किसी ठग का नाम हिंदुस्तान में नहीं सुनाई पड़ता था, बड़ा भारी ठग है वो। अब तो जिसको देखिए, जहां देखिए, किसी क्षेत्र में देख लीजिए आप। और अगर अगर बैंकिंग के ठगी घटनाएं क्यों हो रही हैं? ट्रांसपेरेंसी की कमी। इस परिवेश को खत्म करने की सबसे बड़ी आवश्यकता है। जी। और अगर आप अपने नागरिकों को जागरूक नहीं बनाएंगे, उन नागरिकों के साथ एक बेहतर प्रशासनिक तालमेल नहीं होगा, तब तक ये माहौल बना रहेगा। इससे आप बच नहीं पाएंगे।